नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ सफर राहुल गांधी का लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता, यही कारण थे बड़े, जिनके चलते 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने मिलकर के बहुत बेहतरीन नतीजा दिया। कांग्रेस खुद सैकड़े तक पहुंच गई, वहीं चिर प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से भी नीचे ला दिया। ये दीगर है कि उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके कारण, इसके पीछे बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का स्लीपर सेल कहीं ज्यादा जिम्मेदार था। इस बात को राहुल गांधी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और अब जो उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर के जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का बीड़ा उठाया है, देश को बचाने का, देश के हाशिए पर पड़े उन दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा में लाने और उनका हक और हुकूक दिलाने की जो एक लंबी जंग शुरू हुई है, जिसे कि राहुल गांधी ये कह करके बताते हैं कि ये लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, और संविधान में निहित उन महापुरुषों की सोच वाली कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई है। इसकी शुरुआत, जैसा मैंने बताया, कि भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई, जिसमें कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जैसा एक स्लोगन सामने आया, और वो स्लोगन इतना हिट हुआ कि बीजेपी और आरएसएस के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी, पेशानी पर बल आने लगा था। अब संविधान के 75वें वर्ष में 75 वर्ष पूरे होने के बाद राज्यसभा में अमित शाह के उस बयान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो उन्होंने जिस टोन में अंबेडकर 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 अभी एक फैशन हो गया हुए अंबेडकर 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 नाम अगर भगवान का नाम, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग सुरक्षित हो जाता। उस बयान को लेकर के आज भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक तलवार खिंची हुई है। कांग्रेस और समूचा विपक्ष अमित शाह से माफी मांगने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनसे इस्तीफा लिए जाने की मांग पर अड़िग है। इसी बीच संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद से कांग्रेस ने जो नई मुहिम शुरू की है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, उसकी शुरुआत पटना में हुई संविधान सुरक्षा सम्मेलन से, और पटना से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गए, जहां की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, और उस जन्म स्थली से राहुल गांधी ने जो लोगों को समझाया, संविधान की बारीकियों को समझाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण जो पेश किया कि आजादी के पहले जब यहां राजे रजवाड़ों का राज था, तब ये संविधान नहीं था, और ये जब संविधान नहीं था तब भी उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। दलितों के पास, गरीबों के पास, पिछड़ों के पास, अति पिछड़ों के पास, आदिवासियों के पास कोई अधिकार नहीं थे। सारे अधिकार आज जैसे चंद पूंजीपतियों, अरबपतियों के हाथ में हैं, वही उसी तरह से वो अधिकार
राजे रजवाड़ों के पास थे। हमारी लड़ाई उन दबे कुचले मासूम समाज की मुख्य धारा से कटे, सदियों से गैर बराबरी झेल रहे, अस्पृश्यता को झेल रहे, जिन्हें की अछूत मान करके समाज उन्हें लगातार तिरस्कृत करता रहा, उन सब के लिए अधिकार अगर कहीं मिला तो वो इस संविधान में मिला। इसलिए इस संविधान की रक्षा करना बेहद जरूरी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो एक लाइन कही कि गंगा हो या पवित्र कोई भी नदी, उसमें डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, महंगाई नहीं भागती, रोजगार नहीं मिलते। ये बातें तब कही गई जबकि मध्य प्रदेश इंदौर प्रशासन ने धर्म विरोधी बात करने की मनाही की थी। इसे लेकर के गुजरात बीजेपी ने खड़गे साहब पर तंज कसे हैं और यहां तक कह डाला कि आरक्षण तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस रास्ते पर कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे निकल पड़े हैं, कल महू में आप सोच सकते हैं मान्यवर कांसीराम की बहन स्वर्ण कौर पहुंची और राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और कांसीराम की एक प्रतिमा भी, एक तस्वीर भी भेंट की, जिसे कि राहुल गांधी ने दिखाया भी। राहुल गांधी ने उन्हें बड़े प्यार से गले लगाया। बात वहीं तक नहीं थमती, रुकती है। मान्यवर कांसीराम को वो श्रेय जाता है इस हिंदुस्तान में जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और अंबेडकर की नीतियों के सहारे दलितों का सहारा बनने की कोशिश की थी, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। ये दीगर बात है कि आज वो बहुजन समाज पार्टी धीरे 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 करते करते अब लगभग अपने अस्तित्व को खो चुकी है। उसका विलय भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कुछ हो चुका है। बीजेपी ने मायावती को, मायावती की राजनीति को, मायावती की पार्टी को एकदम से नेस्त नाबूद कर दिया है। हालांकि स्वर्ण कौर और मायावती के बीच कभी नहीं बनी। वो बराबर ये आरोप लगाती रही कि मान्यवर कांसीराम के अंतिम दिनों में उन्हें हमसे छीन लिया गया और उनकी जो विचारधारा थी उसके उलट मायावती ने दलितों का कोई भी कल्याण नहीं किया। ये एक बड़ी चीज है। स्वर्ण कौर का कांग्रेस के मंच पर आना, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मानित करना, आशीर्वाद देना। बात यहीं खत्म नहीं होती है। आज महू से चल करके थोड़ा दिल्ली की ओर चलते हैं। महू से निकल करके दिल्ली की ओर चलते हैं, जहां आज लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार जैसे लोगों के साथ कदम ताल करते हुए अल्पसंख्यक बिरादरी में, अल्पसंख्यक समाज में दलितों, अति दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले बिहार के अली अनवर अंसारी साहब, जिन्होंने 1998 में
ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना की, वो उसके अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद भी हैं। उन्होंने आज अपने पूरे संगठन के साथ कांग्रेस में विलय कर दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये एक तुरुप का पत्ता है बिहार, खास तौर पर बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। बिहार और उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति किस करवट बैठेगी, कौन सा करवट लेगी, ये अली अनवर साहब के आने के बाद से बहुत कुछ उनके ऊपर भी निर्भर करता है। एक सेकुलर माइंडेड आदमी है और पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों के साथ हमेशा उनके सुख दुख में सहभागी रहते हैं और इस समाज के ऊपर अली अनवर साहब का बहुत बड़ा प्रभाव है। इस समाज के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कभी ये कहा जाता रहा कि 2010 के पहले 7, 8, 9, 10 तक अली अनवर साहब जिस तरफ चल देते थे उस तरफ उनका पूरा समाज चल देता था। आज की तारीख में उनका कांग्रेस से जुड़ना, दरअसल वो नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद से उनका मन उनसे उचाट हुआ और वो लगातार एक अलग अलग राह चुनने की तलाश में थे, जो उन्हें आज मिल गया। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इतना ही नहीं, आपको बताता हूं कि आज एक गुलदस्ता टाइप का चीज कांग्रेस में शामिल हुआ है। दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ काट करके रास्ता बनाया था, एक मील, बहुत बड़ा काम किया था, उनके पुत्र भगीरथ मांझी, अति पिछड़ों के नेता बिहार के मनोज प्रजापति, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली हरियाणा में गुड़गांव से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके निशांत आनंद, डायरेक्टर जनरल हेल्थ के पद को सुशोभित करके पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करने वाले डॉक्टर जगदीश प्रसाद, भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता निखत अब्बास और लेखक व पत्रकार फ्रैंक हुजूर, इन सब ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कोई आम आदमी पार्टी से, कोई भारतीय जनता पार्टी से, कोई नीतीश कुमार से की पार्टी जेडीयू से निकल करके, और ये सारे नाम जो मैं आपको बता रहा हूं वो सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समाज में एक बड़ा प्रभाव रखते हैं। लोग इनसे प्रभावित होते हैं। इन सब का बहुत दिनों के बाद ये समागम कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय पैमाने पर शुरू हुआ है। यानी एक तरह से अगर इसको समझा जाए कि केवल अल्पसंख्यक ही नहीं, केवल मुस्लिम ही नहीं, बल्कि दलित, जो कभी मुस्लिमों की तरह कांग्रेस का अपना वोट बैंक हुआ करता था, जिस पर वो लंबे समय तक अपनी सियासत चलाते रहे, उन सब का राहुल गांधी के संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, इन ऐसे मुद्दों को लेकर के, ऐसे मुद्दों से प्रभावित होकर के हर किसी ने यही कहा है कि वो राहुल गांधी की नीतियों से, राहुल गांधी की सोच से प्रभावित होकर के कांग्रेस में आ रहे हैं। यानी मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों का एक बड़ा गुट
आरक्षण के नाम पर ही सही कांग्रेस के खेमे में जा मिला था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी 240 तक सिमट गई। अब एक नई राजनीति, एक नई दिशा, एक नया सोशलिज्म, इंडियन सोशलिज्म, जिसकी वकालत लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कांग्रेस से जुड़ने लगा है। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है तो आपको सही मायने में बताएं कि ये मायावती का वोट बैंक पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस की तरफ। ये बीजेपी में नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से ये समझने लगे हैं कि बीजेपी केवल और केवल हमारा लाभ कमा रही है। तो मुनाफे की ये कमाई बीजेपी की उसके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। वो दिन दूर नहीं जब ये राहुल गांधी का जो उनकी जो रणनीति है, जिस रास्ते पर वो चल निकले हैं, ये वास्तव में जोड़ने की एक सियासत है, जोड़ने की राजनीति है, देश को जोड़ने की, देश के नागरिकों को जोड़ने की, आम आदमी को जोड़ने की, गरीबों की जोड़ने की। वो जो तबका जो आज भी बाबू साहब के दरवाजे पर उनके कुएं से पानी नहीं ले सकता, उनके सामने, उनके गांव के सामने से, उनकी डेवढ़ी से उनकी बारात घोड़े पर सवार होकर के नहीं जा सकती, आज भी वो दुत्कारे जाते हैं। ये समाज, इस समाज की वकालत कर रहे हैं राहुल गांधी, लिहाजा इन लोगों का वहां जुड़ना लाजमी है। तो दिल्ली, पटना और महू से लौट करके अब दिल्ली की राजनीति में भी राहुल गांधी अपना परचम लहराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसकी शुरुआत आज उन्होंने वाल्मीकि मंदिर जाकर की। वाल्मीकि मंदिर गए और उसके आसपास के लोगों से बातचीत की, कर्मचारियों से बातचीत की, उनकी परेशानियां सुनी। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दिल्ली में अब तक एक सभा की है, सीलमपुर में, जिसमें कि उन्होंने केजरीवाल पर आक्रमण करते हुए उनसे पूछा था कि भ्रष्टाचार की बात करने वाले, भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बना करके दिल्ली की हुकूमत हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल आज जब गरीब तबका और गरीब होता जा रहा है और उसके सारे हक, उसकी पूंजी, उसका धन छीन करके चंद पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है, 16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए गए। क्या अडानी अंबानी के खिलाफ नरेंद्र मोदी तो बोलते नहीं है, केजरीवाल ने एक शब्द कहा तो आज केजरीवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने वो बताया कि वो प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखे हैं और जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ कानून बने, प्रधानमंत्री अपने मुख से कुछ कहें कि अब अरबपतियों का कर्जा माफ नहीं होगा। उन्होंने मध्यम श्रेणी, मध्यम वर्गीय परिवारों के लोगों की ईएमआई माफ करने, किसानों का कर्जा माफ करने की वकालत की है। दबे कुचलों की भी बात की। यानी राहुल गांधी की सोच, राहुल गांधी के शब्द, वो भले आम आदमी पार्टी उनको बेईमानों की सूची में रख दे, लेकिन केजरीवाल को ये समझ में तो आया रहा है, लड़ाई असल में यही है कि बीजेपी से देश की लड़ाई
बीजेपी के सामने, आरएसएस के सामने देश की लड़ाई, देश के लिए लड़ाई, देश के नागरिकों की लड़ाई आखिर कौन लड़ रहा है, इस बात को जब संविधान का नारा, जात जनगणना का नारा लोकसभा चुनाव में देना शुरू किया राहुल गांधी ने, तब से ही ये जो क्षत्रप हैं धीरे धीरे उनसे दूर होने की कोशिश करने लगे कि ये तो हमारी ही जमीन काट ले जाएंगे। और आज वो स्थिति आन पड़ी है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई इंडिया गठबंधन के क्षत्रपों के बीच भी, उनसे भी एक लंबी लकीर खींचते हुए राहुल गांधी ने उस लड़ाई को छीन लिया है। और जब वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में ये कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहते हैं पटना में कि बिहार में जो जनगणना हुई है वो फेक है, ये मुद्दा जरूर तेजस्वी को खटक रहा होगा। ये बातें तेजस्वी यादव और लालू यादव को खटक सकती हैं, नीतीश कुमार को खटक सकती हैं, लग सकती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि आपने जाति जनगणना कराई, पहल की, लेकिन उसे लागू नहीं कर पाए। वहां राहुल गांधी ये बताते हैं केरल, कर्नाटक में, तेलंगाना में हमने वो काम शुरू किया है, माइक्रो लेवल पर काम शुरू किया है, और जिस दिन ये पूरा होता है उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और दिल्ली में जब आएंगे तो पूरे देश में इसको लागू करेंगे, ताकि ये पता चले कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कहां है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और धीरे धीरे ये देश की जनता के बीच, उनके दिल दिमाग में नीचे से, नीचे के उन तबकों में, क्योंकि वास्तव में मैंने जैसा बताया कि आज भी वो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, हाशिए पर पड़े हुए हैं, उनके बच्चों के लिए कोई शिक्षा की संसाधन नहीं है, स्वास्थ्य के संसाधन नहीं है, हर जगह से वो दुत्कारे जाते हैं। आज भी उन लोगों को, उनकी जितनी बड़ी तादाद है, उन्हें लेकर के आगे बढ़ने की जो कोशिश कांग्रेस कर रही है, एक नई राजनीति, एक नया मुकाम हासिल करने की कोशिश, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि एक बड़े बदलाव के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, और उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर राहुल गांधी निकल पड़े हैं, वहां से जो परिणाम आने शुरू हुए हैं वो छोटे हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक हैं, और आगे भी ये रास्ता लगातार सुगम होता चला जाएगा। और यही चाहिए कांग्रेस को, यही चाहिए इस देश को, भारत माता को, तभी इस देश में गांधी का वो सुराज का सपना पूरा हो पाएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।